सबको नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे पीएचसी निठावा में गंभीर कुपोषित बच्चे जिनको हम सैम बोलते हैं उनके इलाज के बारे में। हम कब बोलते हैं कि बच्चे को गंभीर कुपोषण है या उसको सैम है? इसकी 3 तरह की परिभाषा है। जब बच्चे में इनमें से कोई भी एक लक्षण मौजूद हो तो ये कहा जाएगा कि बच्चे को सैम है। कद के हिसाब से बच्चे के वजन का जी स्कोर -3 SD से भी कम हो तब, और आगे इसके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे। दूसरा, अगर बच्चे में दिखने वाला गंभीर सूखापन हो, जैसे आप बहुत दफे देखते हो कि बच्चा बिल्कुल दुबला दिखता है, उसका पेट बाहर निकला हुआ होता है, हाथ पैर बिल्कुल पतले होते हैं, तब बोला जाता है बच्चे को दिखने वाला गंभीर सूखापन या विजिबल सीवियर वेस्टिंग है। ये बच्चा भी सैम है। तीसरा, अगर बच्चे के दोनों पैरों में सूजन हो तो इस तीसरी स्थिति को हम बोलते हैं क्वाशोरकर। और क्वाशोरकर अफ्रीका में बहुत ज्यादा देखा जाता है। वहाँ अधिकतर सैम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वाशोरकर होता है, किंतु भारत में ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। आइए थोड़ा अब बात करते हैं कद के हिसाब से वजन का जी स्कोर लेस देन -3 SD जब होता है, वो हमें कैसे पता चलता है। ये चार्ट आप सबके ममता कार्ड हैं उनके अंदर हैं। ऊपर देखें, वजन के अनुसार लंबाई या ऊंचाई। इसमें आपको ये करना है कि हर बच्चे का, यानी 5 साल से छोटे बच्चे का वजन और लंबाई नापनी है और इस पे अंकित करनी है। अगर आपने जब वजन और लंबाई इसमें अंकित करी और वो जो बिंदु है वो -3 वाली लाइन के नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि बच्चे का जो जी स्कोर है वो -3 से भी कम है और बच्चा सैम है। ये देखिए आप, ये एक लड़की, यहाँ इसमें 3 लड़कों का के ये बिंदु दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं पहला और दूसरा ये दोनों सैम है, किंतु जो तीसरा बिंदु है वो -2 और -3 के बीच में है, और ये जो तीसरा बिंदु जिस बच्चे का है वो बच्चा सैम नहीं है। अच्छा, यही एक्सरसाइज अब अपन देखते हैं लड़की के लिए। हमारा प्रिंसिपल सेम है, वजन और लंबाई ली, इस चार्ट पर हमने उसको एंटर किया। तो आप देखिए पहला बिंदु जिस लड़की का है वह -3 SD से कम है, इस लड़की को सैम है। यही बात उस दूसरी लड़की के लिए भी है, क्योंकि इसका भी बिंदु -3 वाली जो ये लाइन है इसके नीचे है, और जो तीसरा बिंदु है ये -3 से ज्यादा है, तो ये जो तीसरी बच्ची है यह सैम नहीं है। अच्छा, अब आपने को पता तो चल गया कि बच्चा जिसको आपने देखा है उसको सैम है। आगे उसमें क्या करना? हर सैम बच्चे को आपको पूरी तरह से असेस करना है, और असेसमेंट के लिए आप IMNCI के शीट का उपयोग करेंगे। आगे उस बारे में थोड़ी और हम बात करेंगे। इसमें आपको हर बच्चे में देखना है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी उम्र क्या है, बच्चे की वेट और लेंथ या हाइट वो इसमें आपको लिखनी है, हर बच्चे का टेम्परेचर, उसकी रेस्पिरेटरी रेट और कितना उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये सब आपको रिकॉर्ड करना है। साथ ही आप हर बच्चे को चेक करोगे जनरल डेंजर साइंस के लिए। हर बच्चे को देखोगे कि उसमें कोई रेस्पिरेटरी इलनेस, कोई खांसी जुकाम निमोनिया ऐसी तकलीफ तो नहीं है। उसको आप डायरिया के लिए देखोगे, आप चेक करोगे उसको फीवर तो नहीं है। कुपोषण
किस प्रकार का है यह आप उसमें नोट करोगे। एनीमिया है कि नहीं, और है तो गंभीर है कि गंभीर नहीं है, वह भी नोट करोगे। और उसके टीकाकरण की क्या स्थिति है। ये देखें, ये IMNCI कार्ड है। आप सबके पास में ये कार्ड्स जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप देखो, इसमें जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें बच्चे के बेसिक इंफॉर्मेशन, माता पिता का नाम, जन्म तारीख, उम्र, बच्चा कहाँ रहता है, ये सारी जानकारी आपको रिकॉर्ड करनी है। आप शुरू करोगे खतरे के लक्षणों के लिए। हर बच्चे को इसके बाद आप चेक करोगे खांसी या सांस में कठिनाई के लिए। फिर क्या बच्चे को दस्त है। उसके बाद में हर बच्चे को बुखार के लिए चेक करेंगे। कुपोषण किस प्रकार का है वह आप रिकॉर्ड करोगे। एनीमिया के लिए जांच करोगे और उसके टीकाकरण की क्या स्थिति है यह आप चेक करोगे। अब थोड़ा बात करें कि सैम के बच्चों में जांचें कौन कौन सी की जानी है। हर बच्चे में आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन एक तो उसका इलाज शुरू करते समय करें, और जब इलाज पूरा हो रहा है एक बार उस समय भी करें। यह देखें कि कितना हीमोग्लोबिन में बदलाव आया है। हर बच्चे में मैंटूस टेस्ट करना है। मैंटूस टेस्ट हम करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे को टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत दफे सैम के साथ में बच्चे को टीबी की भी तकलीफ होती है, किंतु वो इतना नजर नहीं आती है। इसलिए मैंटूस टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर की जांच करेंगे ऐसे सैम बच्चों में जिन बच्चों में सैम के साथ में कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हों, उन बच्चों में। हर सैम बच्चे की हमें भूख की जांच करनी है। ये इसलिए करनी है क्योंकि बहुत दफे सैम के बच्चों में भूख बिल्कुल कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। आपको ये देखना है कि इस सैम बच्चे को जिसको आप जांच कर रहे हो उसकी भूख कैसी है। इसके लिए बच्चे को RUTF खिलाएं। अगर वो बिल्कुल नहीं खाता तो आप मानोगे कि उसकी भूख कम है। लेकिन इसके लिए आप ये ध्यान रखो, अगर उस बच्चे को खतरे के लक्षण हैं या गंभीर निमोनिया है तो उसकी भूख की जांच नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी क्योंकि अगर खतरे का लक्षण है तो बच्चा अच्छे से खा नहीं सकता। अगर उसको RUTF दे दिया गया तो हो सकता है वो उसकी सांस की नली में चला जाए। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि खतरे के लक्षण हैं या गंभीर निमोनिया है तो बच्चे को मुंह से आप RUTF न दें। हर सैम बच्चे को आपको ये चेक करना है कहीं उसको मूंगफली से एलर्जी तो नहीं है। आप बच्चे को RUTF खिलाएं। अगर RUTF खाने के आधे घंटे के अंदर बच्चे के शरीर पे चकत्ते उभर आए या गले में सूजन हो या उसको सांस लेते समय आवाज आने लगे या सांस लेने में परेशानी हो तो आपको पता चलता है कि उसको मूंगफली से एलर्जी है। और अगर मूंगफली से एलर्जी है तो उसको RUTF बिल्कुल नहीं दें। भारत में, हमारे देश में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ मूंगफली से एलर्जी लगभग न के बराबर है। आप देखते होंगे कि बच्चे बड़े सब मूंगफली खाते हैं और किसी को एलर्जी से जैसी समस्या नहीं है। किंतु इसकी बात अपने ध्यान में रखें। अगर कभी आपको कोई भी लक्षण दिखे तो आप एकदम अलर्ट हो जाएं। हो सकता है इस बच्चे को मूंगफली से एलर्जी।
अब ये आपके लिए टेस्ट है। यहाँ कुछ सवाल हैं, आप 1 मिनट का समय लें और इनके जवाब सोचें। मेंटूस टेस्ट लगाने के बाद कब चेक किया जाता है या कब पॉजिटिव माना जाता है? आप कब कहेंगे कि ब्लड शुगर कम है? आप कब कहेंगे कि बच्चे को एनीमिया है और या कि बच्चे को सीवियर एनीमिया है? आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। आपका समय पूरा हुआ। चलिए देखें सही आंसर्स क्या हैं। ओके, सो मेंटूस टेस्ट लगाने के 48 से 72 घंटों के बाद चेक किया जाता है, यानी लगाने के 2 से 3 दिन के बाद। इससे ज्यादा समय भी नहीं लेना और इससे कम समय भी नहीं लेना। मेंटूस को आप पॉजिटिव मानेंगे जब इंड्यूरेशन 10 मिलीमीटर या उससे अधिक हो। इंड्यूरेशन का अर्थ है कि वहां पर जहां पर मेंटूस लगाया जा रहा है वहां पर उभर जाएगी चमड़ी, लाल रंग की होगी और केवल कलर ही नहीं, वहां पर स्किन उभरी हुई भी होगी। ब्लड शुगर को हम कम मानते हैं जब वो 60 मिलीग्राम परसेंट से कम होता। हीमोग्लोबिन आप सब जानते होंगे, जब हीमोग्लोबिन 11 से कम है इसका अर्थ है बच्चे को एनीमिया है, और जब हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो उसका अर्थ है बच्चे को सीवियर एनीमिया है। ठीक है, आपने बच्चे की पूरी जांच कर ली, उससे पहले उसको पूरा चेक कर लिया। अब आपको ये देखना है कि जो सैम बच्चा जिसको आप देख रहे हो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या। हम कब कहते हैं बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस है? ये लिस्ट है। अगर बच्चा छोटा है, उसकी उम्र 6 माह से कम है, अगर कोई भी उसको खतरे के लक्षण हो। कौन से हैं ये लक्षण? अगर बच्चा सुस्त या बेहोश है, कुछ भी पी नहीं पा रहा है, स्तनपान नहीं कर पा रहा है, सब कुछ उल्टी कर रहा है, या बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं। इन चारों में से कोई भी लक्षण हो, इसका अर्थ है कि बच्चे को खतरे के लक्षण है। दूसरा, अगर बच्चे को सीवियर निमोनिया है, यानी उसको खांसी, सांस में तकलीफ है और जब आपने चेक किया तो उसकी छाती अंदर की ओर धंस रही है। अगर बच्चे को दस्त है और दस्त के साथ पानी की कमी भी है, हो सकता है उसको कुछ निर्जलीकरण हो या गंभीर हो। दोनों स्थिति में अगर कोई भी अगर है, उसका मतलब बच्चा सैम भी है और सैम के साथ में कॉम्प्लिकेशंस है। अगर बच्चे का शरीर ठंडा पड़ रहा हो, आपने टेम्परेचर नापा और वो 35 डिग्री से कम है और आपने उसको गर्म करने की भी कोशिश की, आपने उसको केएमसी भी देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि बच्चा का ठंडा ही है और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद अगर बच्चे को विटामिन ए की गंभीर कमी हो, यानी कि आपने चेक किया, आपने देखा कि उसकी जो कॉर्निया है वह धुंधली नजर आ रही है या उसमें अल्सर नजर आ रहा है, तो भी ये इस बच्चे को सैम एंड कॉम्प्लिकेशंस माना जाए। अगर बच्चे को सीवियर एनीमिया है, और यहाँ पर हम सीवियर एनीमिया मान रहे हैं 5 से भी कम है, तो उस बच्चे को कॉम्प्लिकेशन है।
बहुत दफे जब सीवियर एनीमिया है तो माता पिता ये बोलेंगे कि बच्चा खूब ज्यादा पीला पड़ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आप हीमोग्लोबिन चेक नहीं भी कर पा रहे हो, पर आप देख रहे हो कि बच्चा आपको बिल्कुल पेल नजर आ रहा है, तो उस बच्चे को भी आप एक कॉम्प्लिकेटेड सैम मानोगे। कभी ऐसा होगा कि बच्चे को इन लक्षण में से कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी आप बच्चे को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, ये बच्चा मुझको ठीक नहीं लग रहा है, इस बच्चे को भी सैम विद कॉम्प्लिकेशंस माना जाएगा। तो अब आप समझ गए हो कि सैम की पहचान कैसे करनी है, सैम बच्चे का चेक कैसे करना है, और कौन से बच्चे हैं जिनको हम मानेंगे कि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है। जिन बच्चों को भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको आप घर पर दिए जाने वाले इलाज के लिए शुरू नहीं करोगे। पहले इनकी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना है और उसके बाद ही उनको हम जो घरेलू इलाज है जिसमें RUTF शामिल है वो उनको शुरू करेंगे। तो अब देखें किन बच्चों को हम घर पर दिए जाने वाले इलाज शुरू करेंगे। जब बच्चे की उम्र 6 माह से अधिक हो और जब बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो।